हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। हाँ जी, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। आज अकाउंटेंसी का पेपर था, कैसा हुआ सभी का प्लीज कमेंट करके बताना मेरे को। और अगर आप चाहते हैं कि अकाउंटेंसी के आंसर्स मैं आपको डिक्लेयर करूं या फिर उसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन ऑल्सो। आई विल प्रोवाइड यू दैट ऑल्सो। ठीक है। अब आपको दो वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड कर दी थी। पहली प्रोवाइड करी थी मैंने आपको किस चीज की? पहली मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करी थी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की वीडियो जो है आपके पास आ चुकी है। 3 वीडियोस हैं, ये चैप्टर 2 के 2 पार्ट हैं और चैप्टर नंबर 1 का एक ही पार्ट है, उसके अंदर सब कुछ अपलोडेड है। राइट, अब हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट, दैट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन सर स्टार्ट कैसे करोगे? क्वेश्चन वगैरह आपके पास कुछ है ही नहीं, मटेरियल वगैरह या कुछ नोट्स वगैरह। तो ये लीजिए, आपके पास ये आ गया हमारे जी स्टडी मटेरियल। ठीक है, मतलब स्टडी मटेरियल इन द सेंस कि आपके पास क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस नहीं, आपके पास बेसिकली क्या आ चुके हैं? नोट्स आ चुके हैं। नोट्स को हम स्टडी करेंगे और उसके बाद में आपके सामने ही क्वेश्चंस जो है उसको ले आऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, सो बेटा एक मिनट, देयर इज अ प्रॉब्लम, क्लोज इट। यस एवरीबॉडी, ये क्या हो गया? हम नहीं आ रहे। एक मिनट रुकना बेटा, बस जस्ट होल्ड ऑन। एक मिनट रुकना। ऑल राइट एवरीबॉडी, यस, सो सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है नीड फॉर एनईपी, मतलब क्या नीड पड़ी हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। बेटा देखो, और समझते जाना, साथ साथ टॉपिक्स को कवर करते जाओ, इसी की वजह से आपके मार्क्स करते हैं अगर आप टॉपिक अच्छे से नहीं करते। ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, क्लियर होगी ये बात? चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, 1991 के अंदर इंडिया मीट विद एन इकोनॉमिक क्राइसिस ऑल ड्यू टू इट्स एंड इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन 1991 के अंदर क्या हुआ था कि इंडिया जो था वो इकोनॉमिक क्राइसिस से क्यों मीट अप हुआ? क्यों, मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इनएफिशिएंट मैनेजमेंट था किस चीज का? इंडिया की इकोनॉमी का 1980s के अंदर। क्यों था? उसके रीजंस अब हम पढ़ने वाले। पहला रीजन है कि जो गवर्नमेंट थी वो एबल नहीं थी। यहाँ पे गवर्नमेंट जो थी, गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल, नॉट का आपका लिखा हुआ है, गवर्नमेंट जो थी वो एबल नहीं थी कि वो रीपेमेंट कर सके अपनी बोरोइंग्स को जो उसने लिए हैं। कहाँ से? एब्रोड से, फ्रॉम पीपल विद इन कंट्री और फ्रॉम बैंक्स। मतलब 3 जगह से गवर्नमेंट ने अपनी बोरोइंग्स ली थी, बोरोइंग्स बोरो करी थी, मतलब पैसा लिया था, उसकी रीपेमेंट यानी कि उसकी पेमेंट नहीं कर पा रही थी। अब मान लो कोई एक्सपेंस होता है बिजनेस के अंदर या कंपनी के अंदर, तो उसको हमें पे करना पड़ता है। हम लोन लेते हैं, बोरोइंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, हमें वो लेना पड़ता है, राइट? तब जाके हमारी वो पेमेंट होती है। सही कह रहा हूं मैं, है ना? आई एम राइट और रॉन्ग? राइट, आई एम राइट। ओके, तो ये क्लियर हो गया बेटा? तो इंडिया वॉज नॉट एबल टू, ठीक है, ये क्लियर हो गया। क्यों नहीं मीट कर पा रही थी, मतलब क्यों नहीं रीपेमेंट कर पा रही थी? बिकॉज बिकॉज क्योंकि जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स थे ना वो उसकी रेवेन्यू से ज्यादा थे, मतलब उसके खर्चे उसकी इनकम से ज्यादा थे। क्यों थे?
due to developmental programs and a large share of due to डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स एंड लार्ज शेयर, एक लार्ज शेयर में जो उसकी इनकम थी वो उन एरियाज के ऊपर खर्च की गई, स्पेंड की गई जो उसे इमीडिएट रिटर्न्स प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। जैसे कि कहाँ पे की गई खर्च, जैसे कि सोशल सेक्टर, डिफेंस, यहाँ पे खर्च की गई। ठीक है, तो देयर वाज अ नीड टू यूटिलाइज रेस्ट ऑफ इट्स रेवेन्यू इन अ हाईली एफिशिएंट मैनर। बेसिकली जैसे मैंने कहा कि उसने हाईली मतलब पहले तो वो यूज, क्योंकि जो उसकी जो लार्ज अमाउंट था वो कहाँ पे यूज हो गया, कहाँ पे यूटिलाइज हो गया, वो उसका यूटिलाइज हो गया भैया जी कहाँ पे, इट वाज यूटिलाइज्ड इन सोशल सेक्टर और डिफेंस पे यूटिलाइज कर दिया गया था। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि जो हमारी रेस्ट ऑफ इनकम है, बची हुई जो रेवेन्यू है, इनकम है, उसको एक हाईली एफिशिएंट मैनर के अंदर हम उसे यूटिलाइज करें। ठीक है, यस। सो फॉरेन, सेकेंड पॉइंट क्या आता है, सेकेंड रीजन क्या है कि 1991 के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस है। बेटा देखो, सिंपल सी बात है, मैं अभी सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे देखो, ये पॉइंट है हमारा, ये स्टार पॉइंट है आपका, या हैशटैग कह दो इसे, इट इज द हैशटैग पॉइंट, इट इज द हैशटैग पॉइंट हमारा, ये हैशटैग पॉइंट। इसके अंदर हम बात कर रहे हैं इन बुलेट्स की। वाइड पहले बुलेट की बात करी कि हमने वो रिपेमेंट नहीं कर पा रही थी अपनी बोरोइंग्स की, क्यों नहीं कर पा रही थी, उसके हमने दो रीजन पढ़े। ठीक है, अब आया कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से उनका जो लेवल था वो ड्रॉप हो गया था, कब हो गया था, जो कि सफिशिएंट नहीं था फॉर इवन अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट होता है मेरे 2 वीक्स, लिखा भी हुआ है वैसे, तो वैसे भी मैं बता रहा हूँ 2 वीक्स होता है फोर्टनाइट का मतलब। ठीक है, एज इंडिया स्टार्टेड यूजिंग फॉरेन एक्सचेंज और मीटिंग कंजम्पशन नीड्स। अब क्या कह रहा है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से उनका लेवल कम हो गया था, बिकॉज यहाँ जो कि सफिशिएंट नहीं था, 1-2 हफ्तों के लिए भी सफिशिएंट वो नहीं था। क्यों नहीं था, बिकॉज जो इंडिया था उसने फॉरेन एक्सचेंज को यूज करना स्टार्ट कर दिया था किसके ऊपर, ताकि वो अपनी कंजम्पशन नीड्स को मीट कर पाए, ताकि वो अपनी कंजम्पशन नीड्स को मीट कर पाए। ठीक है, हाँ कल थोड़ा बहुत यहाँ पे ये ब्लर हो रहा था, थोड़ा बहुत कट भी रहा था मेरे हैंड के पास, या यू कैन से जब भी मैं यू कर रहा था या कुछ भी कर रहा था, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं होएगा आपके, इसलिए वीडियो भी क्लियर आएगी। ठीक है, और ये थोड़ा सा जो कट रहा है ऊपर की तरफ, वो कैमरा की जो वो है वही इतनी ही सेट कर रखी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट अच्छा, नो अटेम्प्ट वाज मेड टू रिड्यूस स्पेंडिंग और टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स टू पे फॉर द ग्रोइंग इंपोर्ट। कोई भी अटेम्प्ट नहीं बनाया गया कि स्पेंडिंग जो हो रही है उसको हम रिड्यूस कर पाए और अपने एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर पाए, एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर पाए, जो हमारी ग्रोइंग इंपोर्ट्स हो रही है फॉर द, ताकि हमारी जो इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही है उसकी हम पेमेंट कर पाए। प्राइसेस ऑफ मैनी एसेंशियल गुड्स रोज शार्पली, बहुत सारे एसेंशियल गुड्स जो थे उनके प्राइसेस बढ़ गए, इंपोर्ट्स जो थे वो भी हाई रेट के ऊपर बढ़े, विदाउट मेकिंग ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट्स, बिना ग्रोथ किए एक्सपोर्ट्स की। नो कंट्री और इंटरनेशनल फंडर वाज विलिंग टू लेंड टू इंडिया, कोई भी एक्सटर्नल फंडर या इंटरनेशनल फंडर या कोई भी कंट्री ऐसी नहीं थी जो इंडिया को पैसे दे दे ताकि वो अपना लोन चुका सके। अब लोड एक तरह से, बोरोइंग इज अ लोड, बोरोइंग इज अ टाइप ऑफ लोड बेटा। ठीक है ना, तो ये बात याद रखना, बोरोइंग इज अ टाइप ऑफ, बोरोइंग इज अ टाइप ऑफ लोड, ये लोड इज अ टाइप ऑफ बोरोइंग, जो मर्जी कह लो बात सेम है हमारी। ठीक है, तो इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने अप्रोच करा किसको, दो जगह पे हो गया। वो क्या दो जगह है वो आप देखिए, पहली है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्टिट्यूशनल एंड डेवलपमेंट के पास, यानी आरबीडी के पास गया, सॉरी आईबीआरडी, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये शॉर्ट फॉर्म इसकी आईबीआरडी आएगा, आईआरबीडी लिख रखा था, आईबीआरडी आएगा। ठीक है, और वो गया किसके पास, जिसको आईबीआरडी को ना बेटा यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है हमारा, ये है आईबीआरडी। अब कई बच्चे क्या करेंगे, ये वीडियो ही बंद कर देंगे, क्यों कर देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि सर को पढ़ाना नहीं आता, पढ़ाने का तो दूर छोड़ो कि लिखा हुआ ही गलत है तो पढ़ाएंगे क्या। जब मैं एक बात तो, अगर गलत लिखा हुआ है तो वो ठीक भी तो मैं करा रहा हूँ ना तुम्हें, नोट्स में गड़बड़ तो हो जाती है बेटा। अब फटाफट आपको ये सब कुछ मटेरियल प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल है ना एक तरह से। तो इंटरनेशनल इंडिया कहाँ पे गया, दो जगह पे गया, पहला इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्टिट्यूशनल एंड डेवलपमेंट, यहाँ से पूछा जा सकता है हु इज नोन एज आईबीआरडी। आईबीआरडी को हम वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, यू कैन से वर्ल्ड बैंक को हम आईबीआरडी भी कहते हैं।
ठीक है, IBRD कह दो या वर्ल्ड बैंक कह दो, दोनों को हम क्या कहते हैं, यही कहते हैं। क्लियर होगी ये बात, जिसको हम पॉपुलरली नोन एज वर्ल्ड बैंक। और किसके पास गया वो, IMF के पास गया। किसके पास गया, IMF क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF के पास गया और IBRD के पास जाके उसने कितने रुपए लिए बेटा जी, उसने लिए $7 बिलियन, $7 बिलियन जो है उसने लिए एज अ लोन, ताकि वो अपने क्राइसिस जो आ रहे हैं उसको मीटअप कर सके। और इन लोन्स को एंड फॉर गेटिंग दिस लोन्स, these agencies expected India to liberalize, privatize and globalize. इन एजेंसीज ने क्या एक्सपेक्ट किया कि इंडिया क्या कर ले, LPG ले आए। क्या ले आए, LPG ले आए। LPG क्या होती है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये ला सके। ठीक है, So India announces NEP new economic policies को अनाउंस किया by agreeing to the conditionalities of IBRD and IMF। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, इंडिया अनाउंस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बाय एग्रीइंग टू द कंडीशनलिटीज ऑफ डैश एंड डैश, और फिलअप दे देगा। भैया हम इतनी देर से बात कर रहे हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में, है क्या भैया जी ये, देखो पढ़ते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कंसिस्ट करती है वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को। ये बिलीव किया जाता है कि ये क्रेडिट करती है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को इकोनॉमी के अंदर, और रिमूव कर देती है उन बैरियर्स को जो एंट्री कर पा रहे हैं एंड ग्रोथ कर पा रहे हैं फर्म्स के अंदर। बैरियर्स किस चीज के लगा देते हैं, टू एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ फर्म्स। पॉलिसीज को सेट कर देते हैं। सेट ऑफ पॉलिसीज जो है उसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड करा है। पहला है हमारा स्टेबलाइजेशन मेजर और दूसरा है हमारा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर। स्टेबलाइजेशन नाम ही छोटा है तो इसलिए हमने कहा दिया भैया जी ये क्या है, शॉर्ट टर्म मेजर है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स हमारा वर्ड ही बड़ा है तो हमने कह दिया जी ये क्या है, लॉन्ग टर्म मेजर है। शॉर्ट टर्म मेजर्स यानी स्टेबलाइजेशन का क्या इंटेंट है कि वो करेक्ट करे, किस चीज को करेक्ट करे, दो चीजों को, मतलब एक चीज को करेक्ट करे और दूसरी चीज वो लाए, क्या, BOP की वीकनेस को करेक्ट करे। मतलब देयर वाज अ नीड टू मेंटेन सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करने की यहाँ पे नीड है। और इन्फ्लेशन आए अंडर कंट्रोल, और इन्फ्लेशन को ले आए कंट्रोल के अंदर। लॉन्ग टर्म मेजर्स में क्या है, लॉन्ग टर्म मेजर्स में कहता है कि ये किस लिए होते हैं, मतलब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स किस लिए है, ताकि हम इम्प्रूव कर सके अपनी इकोनॉमी की एफिशिएंसी को और इंक्रीज कर सके कॉम्पिटिटिवनेस को बाय रिमूविंग रिजिडिटीज इन एरियाज सेगमेंट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इन वेरियस, सॉरी एरियाज बोलते हैं ये, वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी की जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको रिमूव कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए कॉम्पिटिटिवनेस को, ताकि किस वजह, कैसे इंक्रीज करेंगे इसको, रिजिडिटीज को रिमूव करके वेरियस सेगमेंट्स के अंदर। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब हम शुरू कर रहे हैं अपना मेन टॉपिक, दैट इज LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अभी जो है मैं आपको करा रहा हूँ लिबरलाइजेशन। बहुत सारी इंटरेंसेस जो थी वो क्रिएट की गई थी बाय रूल्स एंड लॉज, जो कि एप्लीकेबल थी इंडियन इकोनॉमी के अंदर। लेकिन लिबरलाइजेशन जो है वो उसने क्या करा, इट पुट एन एंड टू दिस रेस्ट्रिक्शंस, और उसने ओपन कर दी वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अर्लियर इन 1980s also some liberalization measures जो थे वो इंट्रोड्यूस किए गए एरियाज ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी के अंदर, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के अंदर, फिस्कल पॉलिसी एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर। लेकिन जो रिफॉर्म्स थे 1991 के वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं थे, इसीलिए कुछ वेरियस रिफॉर्म्स जो थे वो लिबरलाइजेशन के अंदर लिए गए, और वो क्या है, पहला, डीरेगुलेशन की गई किस चीज की, इंडस्ट्रियल सेक्टर की, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स की कह सकते हो। क्या कहता है कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो था वो एबॉलिश किया गया फॉर ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट अल्कोहल, सिगरेट्स, हैजार्डस केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस एंड ड्रग्स एंड पैरा पैरा पैराकिट, व्हाट इज दैट, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस करेक्टली, फार्माक्यूटिकल्स है कुछ ऐसे, फार्म, please pronounce it by yourself, I was not able to pronounce, just read this। बस एक बात याद रख लो, अगर ये आ जाता है तो ये भी आपका क्या इसके अंदर आ जाता है, लिबरलाइजेशन के अंदर आपका ये आ जाता
कॉन्ट्रेक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर की कॉन्ट्रेक्शन हुई थी। ओनली इंडस्ट्रीज जो रिजर्व थी पब्लिक सेक्टर के अंदर वो क्या थी, डिफेंस इक्विपमेंट, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। बेटा यहाँ से मैं पक्का कह रहा हूँ, यहाँ से आपका एक एमसीक्यू बच सकता है, यहाँ से मैं गारंटी कह रहा हूँ यहाँ से आ सकता है, गारंटी कह रहा हूँ मैं आ सकता है यहाँ पे। मैनी गुड्स प्रोड्यूस्ड, बहुत सारे गुड्स जो थे वो प्रोड्यूस किए गए थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से, जो कि अब डी रिजर्व कर दिए गए हैं, डी रिजर्व कर दिए गए हैं। इन मैनी इंडस्ट्रीज मार्केट जो थी उसको अलाउ किया गया कि वो डिटरमाइन कर सके प्राइसेस को, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हमारे किस चीज के थे, डी रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स क्या कहते हैं, ये कहता है कि ये इंक्लूड करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, जैसे कि कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फाइनेंशियल सेक्टर जो है इंडिया के अंदर वो रेगुलेट किया जाता है किसके थ्रू, बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकता है, हु रेगुलेट्स फाइनेंशियल सेक्टर, आरबीआई। वन ऑफ द मेजर एम जो था फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स का वो क्या था कि वो रिड्यूस कर दे रोल ऑफ आरबीआई को फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है बेटा, रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर में उसको क्या कर दिया गया था, उसका रोल चेंज कर दिया गया था, ठीक है। इसका मतलब है कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसको अलाउ किया गया कि वो डिसीजंस ले और मैनी मैटर विदाउट कंसल्टिंग द आरबीआई। जो रिफॉर्म्स पॉलिसीज है वो किससे हुई थी, रिलेटेड टू एस्टेब्लिश, उससे क्या हुआ रिफॉर्म पॉलिसीज की, वो प्राइवेट सेक्टर की एस्टैब्लिशमेंट से हुआ, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की, इंडियन एज वेल एज फॉरेन, फॉरेन भी और इंडियन की भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है बैंक के अंदर उसने रेज किया टू अराउंड 50%, 50% तक जो थी हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट जो है वो राइज हो गई थी। यहाँ से भी एक एमसीक्यू बन सकता है कि कितने परसेंट से फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट राइज हुई थी बैंक्स के अंदर, आंसर विल बी 50%। Though banks have been give permission to generate resources from India and abroad, बैंक्स को एक परमिशन दे दी गई थी कि वो रिसोर्सेज को जनरेट कर सकते हैं इंडिया और अब्रोड से। सर्टेन मैनेजरियल एस्पेक्ट जो थे वो रिटेन किए गए विद द आरबीआई, ताकि वो सेफ गार्ड कर सके किस चीज को, इंटरेस्ट को ऑफ द अकाउंट होल्डर्स एंड द नेशन, ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, याद कर लो इसकी डेफिनेशन, मतलब फुल फॉर्म क्वेश्चन में आ सकती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FII? बेटा कुछ भी पूछ सकते हैं CBSE। जैसे आज अकाउंट्स धप्पा करा है उन्होंने, क्या धप्पा करा है, पहले फॉर्मेट बताया कि 55 में से 45 क्वेश्चंस करने हैं, और स्कूल में बच्चों को जाके पता चला कि भैया जी करने ही 40 क्वेश्चन है, सारा पैटर्न चेंज कर दिया। पहले 18 में से 15 करने थे, अब 16 में से 14 करके आए हैं बच्चे, बट्टा तो बिठाया नहीं इन्होंने। तो CBSE भाई कुछ भी कर सकती है, आप पूरा NCERT पढ़ के जाओ, NCERT से बाहर आएगा तो CBSE ग्रेस मार्किंग देनी पड़ेगी उसको, उसके आगे वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सच एज मर्चेंट बैंकर्स, mutual funds and pension funds are not allowed to invest in Indian financial markets. टैक्स रिफॉर्म्स, अब बेटा देखो ये टैक्स रिफॉर्म्स जो है ना, मैं स्पेसिफिक बता रहा हूँ, मैंने ये वाला टॉपिक NCERT से लिया ही नहीं, ये वाला टॉपिक इतना NCERT में एक्सप्लेन ही नहीं है। NCERT में बता देता हूँ मैं क्या एक्सप्लेन है। NCERT में आई थिंक सो सिर्फ GST का टॉपिक दे रखा था, या फिर पता नहीं, हाँ मैंने वहां से ये टेक्स्ट के अंदर सिर्फ ये वाली लाइन लिया, ये NCERT की लाइन। बाकी सारा जो यहाँ से यहाँ तक है ना, टैक्स आर क्लासिफाइड एज, और यहाँ तक ये GST तक, ये पूरा का पूरा आपका TR जैन के अंदर पूरा एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। अगर मैं आपको TR जैन से कराता ना, उसके अंदर ये पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। वैसे तो TR जैन बेस्ट है, लेकिन NCERT CBSE फॉलो करते तो हमें NCERT ही करनी पड़ेगी पेपर से पहले, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। हम TR जैन पढ़ के चले जाए, CBSE पेपर तो NCERT से, हम ये थोड़ा कहेंगे कि तूने NCERT से क्यों दिया, ठीक है ना। तो NCERT इज द बेस्ट, मतलब समझने के लिए TR जैन इज द बेस्ट। और वैसे तो पेपर के लिए तो हमें करनी पड़ेगी NCERT, एक बार पढ़नी तो पड़ेगी, ओवरव्यू तो लेना पड़ेगा। टैक्सेस को हम क्लासिफाई करते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स होते हैं जिनका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते, बच्चे कहते हैं कि डायरेक्ट टैक्स का हम कर सकते हैं। भैया डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है तुम्हारे ऊपर लगाया जा रहा है, वो इनडायरेक्टली दूसरों के ऊपर लगाया जाता है, इधर से उधर लगा दिया भैया जी, लेकिन डायरेक्ट टैक्स में नहीं लगाया जाता, ये याद कर लो।
जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जीएसटी इज अ डैश टैक्स, इनकम टैक्स, जी इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, कुछ भी पूछ सकता है। तो डायरेक्ट टैक्स जैसे कि इनकम टैक्स, इनकम टैक्स आपको ही भरना पड़ेगा आपके घर के, आप शिफ्ट नहीं कर सकते। सेल्स टैक्स को कर सकते हो, जीएसटी को कर सकते हो जीएसटी नंबर के थ्रू, सर्विस टैक्स लगा सकते हो आप किसी और के ऊपर। प्रायर टू लिबरलाइजेशन जो टैक्स स्ट्रक्चर था वो हाईली कॉम्प्लेक्स था, और पीपल जो थे ऑवन ऑफन इवेड टैक्सेस, वो इवेड कर देते थे टैक्सेस को। नाउ टैक्स स्ट्रक्चर हैव बीन सिंप्लीफाइड और मॉडर्न मॉडरेटेड व्हिच हैज रेज्ड एट रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। पहले क्या था, पहले तो कोई देता भी नहीं था टैक्सेस, पीपल छोड़ देते थे कि हम क्यों दे टैक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स था। अब सिंप्लीफाई भी कर दिया और मॉडर्नाइज भी कर दिया, जिससे कि अब क्या हो रही है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू अच्छी खासी जनरेट हो रही है। जीएसटी क्या होता है, जीएसटी किस लिए होता है, ताकि वो प्रोवाइड, जीएसटी क्या है, टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर। ये क्या है, यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर इसने प्रोवाइड करा है। इसका एक कैरियर लॉगन, मतलब ये कैरी करता है एक स्लोगन को, जिसको हम कहते हैं वन टैक्स वन नेशन, जो कि हमारा जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि सिर्फ कहाँ पर है, दैट विल बी इन इंडिया, इंडिया के अंदर इसको लगाया गया है। Expected to generate additional tax revenue to the government by increase in tax compliance, और reduce करता है ये क्या, by the temperature। Expected to generate additional tax revenue कैसे आती है, जो गवर्नमेंट के पास, पहला इंक्रीज करके टैक्स कॉम्प्लाइंस में, और दूसरा रिड्यूस करके टैक्स कॉम्प्लाइंस में। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आ रहा है हमारे पास, फॉरेन exchange reforms. This was the first important reform in external sector। 1991 के अंदर एक इमीडिएट मेजर लिया गया ताकि रिजॉल्व कर सके प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की। रुपी को डिवेल्युएट करा गया, किसके अगेंस्ट, फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट, जिसकी वजह से यहाँ पे इंक्रीज हुआ इन द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आफ्टर दैट डिटर्मिनेशन ऑफ रुपी, वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो था वो मार्क की गई, was marked was free from government control, की जो डिस्क्रिमिनेशन हुई थी हमारी रुपी की, उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज को क्या किया गया था, फ्री कर दिया गया था, फ्री कर दिया गया था गवर्नमेंट कंट्रोल से। नाउ मार्केट जो है, अब मार्केट जो है वो डिटरमाइन करती है एक्सचेंज रेट्स को अकॉर्डिंग टू द मार्केट फोर्सेस। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन जो है, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जो है रिजाइम, वो क्या था, वो इनिशिएट किया गया था ताकि वो इंक्रीज कर सके इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को, किस चीज की, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, और ऑल्सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी की, जो हमारी इकोनॉमी के अंदर आ रही है। जो एम था वो क्या था, वो प्रमोट करना एफिशिएंसी ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज एंड अडॉप्शन करना मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का। अर्लियर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी वो प्रोटेक्ट की गई थी थ्रू टैरिफ एंड कोटा, जिसको हम कोटा को हम कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर और क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। ड्यू टू विच एफिशिएंसी, जब हमने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को क्यों किया गया था टैरिफ और कोटा से, क्योंकि जो ड्यू टू विच, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनएफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिवनेस जो थे वो रिड्यूस किए गए, किसके थ्रू रिड्यूस किए गए, एफिशिएंसी और इफेक्टिव कॉम्पिटिटिवनेस को टैरिफ और कोटा लगाने की वजह से। एंड इट विल लीड टू स्लो ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और इससे क्या हुआ था, स्लो ग्रोथ हुई थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। द ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स जो है उसने एम किया एट dismantling of quantitative restrictions on import and exports, reduction of tariff rates, or removal of licensing procedures for imports। ये आपके 3 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे बुलेट नहीं लगाई, बट आप कर सकते हैं। इंपोर्ट लाइसेंसिंग जो थी वो एबॉलिश की गई थी, एक्सेप्ट इन केस ऑफ हैजार्डस एंड एनवायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज के अंदर। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगाई गई थी इंपोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चर कंज्यूमर गुड्स के ऊपर और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो कि फुली रिमूव कर दिए गए थे अप्रैल 2001 से। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है बेटा, डेट्स मोस्ट इंपोर्टेंट, आपके डेट से आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। इंडियन इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर डेट्स के बिना क्वेश्चन बन ही नहीं सकते अगर एमसीक्यू बनाने। Export duty have been removed to increase the competitive position of Indian goods in the international market. Privatization. It is the process of involving the private sector
मैं तो कहता हूँ कि मैं प्राइवेट सेक्टर आज नहीं करा रहा, मतलब प्राइवेटाइजेशन आई एम नॉट गोइंग टू डू। मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं करते हम। मैं तो कह रहा हूँ कि हम नहीं करते इसे। आज ये नहीं करा रहा मैं तुम्हें, कल कराऊंगा ये। ठीक है, क्लियर होगी ये बात। कल करेंगे हम चैप्टर। अब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।